नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो होता है वो छोटी आंत में होता है। अगर भोजन का अंतिम पाचन भी पूछे तो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अच्छा, भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। सबसे पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन किसके द्वारा? तो टाइलिन एंजाइम द्वारा होता है ना। टाइलिन एंजाइम द्वारा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अच्छा, प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन की शुरुआत होता है कहाँ? तो अमाशय में होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मुख गुहा में शुरू हो जाता है। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो अमाशय में शुरू होता है। ठीक है, ये याद रखना है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। और जल का अवशोषण जो है ये कहाँ होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सबको यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जैसे कि एक यहाँ पर पूछा जाता है कि पादपों में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? तो पादप में भोजन स्टोरेज के रूप में संग्रहित रहता है। और मानव शरीर और जानवर में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, अब रही बात पेनक्रियाज की, है ना। तो अग्नाशय से देखिए, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये एंजाइम निकलता है कहाँ? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, फिर समझिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अमाशय से जो है, अमाशय से निकलता है कौन कौन सा एंजाइम? तो अमाशय से निकलता है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। ठीक है, अमाशय से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन जो होता है केसिन, है ना, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। और अमाशय से एक निकलता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl निकलता है। वो जीवाणुओं को मारता है या तो रोकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम कितना है? तो वो है 46 क्रोमोजोम। ठीक है, जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या कितना है? तो 46 क्रोमोजोम है। ठीक है, जो कि महिला में जो होता है, महिला में क्रोमोजोम यानी कि फीमेल में क्रोमोजोम होता है एक्स क्रोमोजोम होता है। और मेल में, है ना, मेल में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको। जैसे कि जो मनुष्य में, मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होता है? तो अलिंग गुणसूत्र होता है 22 जोड़ा। ठीक है, अलैंगिक गुणसूत्र होता है 22 जोड़ा। और लैंगिक गुणसूत्र होता है कितना? 1 जोड़ा, है ना। जो यानी कि 44 जो गुणसूत्र है वो अलिंग गुणसूत्र होता है। और 2 गुणसूत्र जो है ना, एक्स और वाई, ये लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि एक्स और एक्स मिलने से क्या होता है? एक्स और एक्स मिलने से लड़की होता है और एक्स और वाई मिलने से लड़का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर पूछे जाए, सिंपल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और लैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 22 जोड़ा। और लिंग गुणसूत्र है वो 1 जोड़ा है। ठीक है, यानी कि 2 है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितना गुणसूत्र होता है? तो 1 गुणसूत्र उसमें बढ़ जाता है, यानी कि 47 गुणसूत्र होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितना गुणसूत्र होता है? तो 47 गुणसूत्र होता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में क्या है? कई कोशिकाएं होता है। हमारे शरीर में कई कोशिकाएं होता है। और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम में होता है क्या? DNA और जीन होता है। ठीक है, तो जीन आनुवांशिकता सामग्री का वाहन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आनुवांशिकता सामग्री का वाहन कौन है? तो जीन है। ठीक है, तो याद रखना है जीन कहाँ मिलता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक है। केंद्रक में क्या? क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम में क्या होता है? DNA। और DNA, जीन क्या है? DNA का एक खंड है ना। जीन जो है DNA का एक खंड है, सेगमेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, आनुवांशिकता जानकारी
आनुवांशिक जो जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, डीएनए के द्वारा किया जाता है आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो डीएनए के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, यानी कि किस द्रव का, और यूँ समझिए कि किस अम्ल का, है ना, किस अम्ल का जमा होने पर मांसपेशियों में थकान होने लगती है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता क्या, देखिए ऑक्सीजन की कमी से ग्लूकोज जो होता है शरीर में, जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल क्या है, मांसपेशियों में जमा हो जाने के कारण थकान होने लगती है। यानी कि जैसे देखते हैं अधिक दौड़ेगा तो फिर वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाने पर क्या होता है, दौड़ नहीं पाते हैं ना, दर्द करने लगता है जो मांसपेशी, तो वही होता है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, अच्छा लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपको खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, लैक्टिक अम्ल कहाँ, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल मिलेगा आपको। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल से क्वेश्चन आता है कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और अच्छा, ये यूरिक एसिड से क्वेश्चन आता है कि हड्डियों के जोड़ों में किस अम्ल के जमा हो जाने के कारण गठिया रोग होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है हड्डियों के जोड़ों में जमा हो जाने के कारण गठिया रोग होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। तो कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है ना, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। विटामिन के बारे में काफ़ी डिटेल में पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी फिर कुछ बता देते हैं। जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी का नाम जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी सूखा रोग होता है। और सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होते हैं ना, आरबीसी के माध्यम से होता है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। ठीक है, जैसे देखिए ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में एक प्रोटीन है, आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है ना, रेड ब्लड कॉर्पुसल, है ना, रेड ब्लड कॉर्पुसल, जो ये लाल रक्त कणिका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, है ना, आरबीसी को ही कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है ना, प्लेटलेट्स को, जैसे ये प्लेटलेट्स है इसको क्या थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्पुसल को उसमें क्या, इसका आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, प्लीहा को क्या कहते हैं, तिल्ली भी कहा जाता है या तो स्प्लीन कहा जाता है ना, तिल्ली जो है प्लीहा को ही कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन। ठीक है, 13 से 20 दिन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, बात आई है क्या मानव शरीर में ऑक्सीजन की, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन ही है मानव शरीर में। और भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो वो लीवर है ना, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, यकृत, और इसे ही जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, अब रही बात लीवर से, लीवर से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पित्त का स्त्राव यानी पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। ठीक है, पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, याद रखना है। देखिए पित्त कहाँ से निकलता है, तो ऑप्शन में यकृत, पित्ताशय भी ऑप्शन में रहता है। तो आपको लगेगा कि पित्ताशय
जो कि पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्ताशय, कई लोग आसानी टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पित्त जमा होता है पित्ताशय में, निकलता कहाँ, यकृत से, लीवर से ना। पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्त का स्त्राव यकृत से होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, किस ग्रंथि में पुनर्जनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यकृत में पुनर्जनन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम होता है मस्तिष्क में। यकृत का वजन कितना है, तो लीवर का वजन है 1.5 kg, ठीक है। और यकृत में हेपेटाइटिस रोग होता है, हेपेटाइटिस को जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं और उसे पीलिया रोग भी कहा जाता है, ये यकृत में होता है। और इसमें क्या है, हेपेटाइटिस में इसमें क्या है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, पित्त का मुख्य कार्य है अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलना, ठीक है। पित्त जो यकृत से निकलता है उसका मुख्य कार्य है अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलना। और वसा को तोड़ना क्या कहलाता है, वसा को तोड़ना, जो कि पायसीकरण होता है ना, वसा को तोड़ना भी पित्त का कार्य है, जो कि पायसीकरण कहलाता है। अच्छा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है, तो यकृत में ही विटामिन ए संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो है वो बनाया जाता है किस लिए, देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, जो गर्मी के लिए, वैश्विक जो उच्च तापमान के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस बनाया जाएगा किस लिए, वहाँ अधिक तापमान की ज़रूरत है, जैसे ठंडे प्रदेशों में फसल क्या है, ख़राब हो जाती है, इसके लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस किसका बना होना चाहिए, तो वो बना होता है किसका, कांच का बना होता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रकाश जब आती है, कोई धूप, जैसे धूप वाला प्रकाश आ गया तो इसके अंदर तो आ गया, जैसे कि ये बना हुआ है ग्रीन हाउस, इसके अंदर तो आ गया लेकिन इसके फिर बाहर नहीं जा पाता है प्रकाश, ठीक है। तो ये गर्म रहता है, गर्म कर देता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए वहाँ उचित तापमान होता है। तो ग्रीन हाउस किस पदार्थ से बना होता है, तो कांच से बना होता है, ठीक है। अच्छा, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये भी याद रखना है, कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है या तो इसमें से कौन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, और क्या मीथेन आता है, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस है ना, मीथेन हो गया और CFC हो गया यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैस है। फिर समझिए CO2, N2O, मीथेन, CFC, जलवाष्प और ओजोन, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो का जापान में हुआ था, 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण या पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है, याद रखना है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, निकलता कहाँ है, तो यकृत से निकलता है, ठीक है। और बात करते हैं तिल्ली, तिल्ली क्या है, ये तिल्ली को ही कहा जाता है ना, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तिल्ली को ही कहा जाता है, जिसे पीलिहा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो अग्नाशय जो है पेनक्रियाज, ये क्या मिश्रित ग्रंथि है, ठीक ना। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये पेनक्रियाज से ही होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका यकृत है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित रहता है, यकृत में रहता है। और हेपेटाइटिस रोग यानी जॉन्डिस रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो टाइफाइड में प्रभावित होता है आंत, है ना, आंत जो है ये टाइफाइड में प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड किससे, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है ना। टाइफाइड जो है वो क्या है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये भी याद रखना है कि टाइफाइड जो है ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के लिए सर्वाधिक सुगम उपाय कौन सा है, तो वो है टीकाकरण, ठीक है। टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के लिए सर्वाधिक सुगम उपाय है टीकाकरण, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड को ही बोला जाता है आंत ज्वर, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और एड्स की जांच के लिए क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। और टीबी की जांच के लिए मोन्टेक्स
टेस्ट का यूज किया जाता है ना, मोनोटेक्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में रुधिर का भंडार है। रुधिर का भंडार मतलब ब्लड बैंक। तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है ना। प्लीहा को ही तिल्ली बोलते हैं या तो स्प्लीन बोला जाता है ना, स्प्लीन। ये प्लीहा को ही कहा जाता है यानी तिल्ली को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ही कहा जाता है। और रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ये भी याद रखना है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितना होता है? 72 बार होता है ना। इसका आंसर यहाँ क्या है? 70 से 72 बार इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, सामान्य श्वसन दर कितना होता है? ये तो हो गया प्रति मिनट हृदय की धड़कन। सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो 12 से 20 है ना, 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होता है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, दिल की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दिल की धड़कन यानी हृदय की जो धड़कन है उसको मापने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप है। कौन सा है? स्टेथोस्कोप। अच्छा, हृदय की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो ईसीजी जो है ना, ईसीजी द्वारा किया जाता है। ईसीजी द्वारा किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह का आता है ईईजी। ईईजी का संबंध किससे? तो मस्तिष्क से है ना। मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। और बीसीजी का जो है, बीसीजी क्या है? टीबी का टीका है ना, बीसीजी है ना। देखिए, एक होता है क्या? ईसीजी हो गया। ईसीजी हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो क्या है? हृदय की जांच के लिए यूज किया जाता है। और एक है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, जो कि मानव मस्तिष्क की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक होता है बीसीजी, ये टीबी का एक टीका है। अच्छा, मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होता है। ठीक है, 206 होता है हड्डियां। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 2 से 6 होता है। लेकिन जब बच्चे क्या है, नवजात शिशु का जन्म के समय उसमें क्या लगभग 300 हड्डियाँ होती है। ये भी याद रखना है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर है ना। फीमर हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो वो है अस्टेपिज हड्डी, जो कि कान में पाया जाता है। अच्छा, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? तो कोलर बोन को ब्यूटी बोन कहा जाता है। कोलर यानी कि जो जहाँ आप कोलर में है ना, गले के पास जो कोलर लगाते हैं, वो जो हड्डी दो दिखती है ना, तो वो कोलर बोन कहलाता है। तो वो कोलर बोन कहलाता है। ब्यूटी बोन कहा जाता है किसको? कोलर बोन को कहा जाता है। अच्छा, रेडियस और उल्ना हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो रेडियस और उल्ना हड्डी हाथ में पाया जाता है ना। एक तो रेडियस हो गया और एक है उल्ना हड्डी, ये कहाँ? हाथ में पाया जाता है। और टीबिया और फाइबुला ये टांग में पाया जाता है। टीबिया और फाइबुला हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? तो लिगामेंट है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? तो लिगामेंट है। और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक टेंडन है ना। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक टेंडन है और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट है। अच्छा, हड्डियों का आंतरिक या बाहरी ढांचा क्या कहलाता है? तो कंकाल होता है ना। हड्डियों का आंतरिक या बाहरी ढांचा कंकाल होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको इतने याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी पाया जाता है किसमें? खट्टे फलों, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन के बारे में डिटेल में है ना पार्ट 1 वीडियो में विटामिन की खोज किसने किया, ये सारी चीज़ें, विटामिन का रासायनिक नाम सब पार्ट 1 वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो मानव कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। पीछे भी बताएं 46 क्रोमोजोम होता है। 22 जो होता है जोड़ा वो अलैंगिक गुणसूत्र होता है, उसको क्या है 22 जोड़ा वो होता है ऑटोसोम भी कहा जाता है उसे ना। 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और एक जोड़ी एलोसोम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
और रही बात कोशिका की, बात कर लेते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक के जैसा ही एक और नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका के अंदर जो होता है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो जीवित माइकोप्लाज्मा है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो वो है मादा अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी प्राप्त होता है ना। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। और विटामिन डी वसा में घुलनशील है ना। वसा में घुलनशील कौन कौन सा? ए डी ई के। एडेक जो है वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील कौन सा है? तो बी और सी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण जो है बी, पराबैंगनी विकिरण देखिए होता है 2-3 प्रकार, जैसे ए बी सी। तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण बी त्वचा पर पड़ने से है ना विटामिन डी बनता है। ठीक है, याद रखना है। सूर्य की पराबैंगनी विकिरण बी त्वचा पर पड़ने से विटामिन डी बनता है। अब पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर भी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ओस्टियोमलेशिया जिसे नरम हड्डी रोग के रूप में जाना जाता है, तो ये ओस्टियोमलेशिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ही ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। एक तो हो गया कौन सा? रिकेट्स रोग, और एक है ओस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडिंग कहा जाता है। या तो एक और बीमारी याद रखना है जो पूछा जाता है, जीरोप्थेल्मिया है ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, या तो एक होता है जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से थायमिन होता है, और नहीं, विटामिन बी का जो है वो रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत रोग कौन सा है? तो इसमें से वर्णांधता, ये वर्णांधता जो है वंशानुगत रोग है ना, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? 2 कलर में कन्फ्यूजन हो जाता है ना, पता नहीं कर पाता है कि इसका लाल और हरा कलर का पहचान अच्छे से नहीं कर पाता है। ये होता है वर्णांधता रोग। और ये क्या? अनुवांशिक रोग है। देखिए, अनुवांशिक रोग के उदाहरण से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है कौन अनुवांशिक वंशानुगत रोग है, तो ध्यान रखना है अनुवांशिक रोग जो है वो है वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। फिर से समझिए, अनुवांशिक रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये सब क्या? अनुवांशिक रोग है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, हीमोफीलिया में क्या होता है मालूम? रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ना। अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो गया। और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि जेनर ने किस टीके का सर्वप्रथम बनाया था? तो जेनर यानी कि एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो ये बनाया था चेचक का टीका का खोज किया था। ठीक है, टीकाकरण का सबसे पहले खोज किसने किया था? यही एडवर्ड जेनर ने किया था। और किसका? चेचक का टीका का खोज किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बीसीजी का टीका का खोज किसने किया? तो बीसीजी का टीका का खोज किया था केलमेट गुएरिन ने। केलमेट और गुएरिन ने बीसीजी का टीका का खोज किया है। देखिए, टीबी का जीवाणु माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। याद रखना है,
टीबी का जो जीवाणु है ना, माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और हैजा का टीका का खोज भी किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। और रेबीज का टीका का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया था, है ना। रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। पोलियो टीका का खोज, तो जो पोलियो टीका है वैक्सीन, कौन सा? ओरल वैक्सीन। तो ओरल वैक्सीन जो है वो अल्बर्ट सेबिन ने किया था। अब पोलियो जो इंजेक्शन है इसका खोज किया था जोनास सोल्क ने किया था। ठीक है, तो याद रखना है ना। तो कौन सा? तो अल्बर्ट सेबिन क्या है? ओरल वैक्सीन का खोज किया था पोलियो के लिए, और इंजेक्शन वाला जो है तो जोनास सोल्क ने किया था, पोलियो के टीका का आविष्कार किया था। ठीक है, खोज किया था। अच्छा, एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो पहला एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एंटीबायोटिक की खोज किया था, और किससे बनाया था? तो पेनिसिलिन से, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था ये पूछे तो वो भी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अच्छा, वायरस का आविष्कार, वायरस की खोज किसने किया? तो इवानोवास्की ने किया था। और जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज तो रोनाल्ड रोस ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था। नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी पौधे के तना है ये, ठीक है ना। हल्दी क्या है? पौधे का एक तना है, ठीक है। देखिए जो तना का उदाहरण से क्वेश्चन आता है तो जैसे उसको याद रखना है, हल्दी अदरक, है ना। हल्दी अदरक आलू प्याज और लहसुन। ठीक है, तो पहले ये क्या? हल्दी अदरक आलू प्याज, ये चारों को याद रख लीजिए। कैसे? ये तना का उदाहरण है, तना का रूपांतरण है। हद कर दी आपने, हद कर दी, हद से हल्दी, हद कर दी यानी अदरक, आपने आलू और प्याज, ये सब क्या? तना का उदाहरण है। ठीक है, और लहसुन भी इधर तना का उदाहरण है। अब तना में भी 2-3 प्रकार का होता है, जैसे कि हल्दी और अदरक है, ये क्या? प्रकंद है। हल्दी और अदरक जो है ये प्रकंद है। ठीक है, और जो आलू है, आलू क्या है? एक कंद है। आलू क्या? कंद है। और प्याज और लहसुन जो है ये सल्क कंद है। प्याज और लहसुन सल्क कंद है। ठीक है, ये याद रखना है। और जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सभी क्या है? जड़ है। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सभी क्या है? जड़ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है ना। तो एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है वायरस के, है ना। वायरस से फैलता है एड्स। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ना? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो, है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब देखिए एड्स में क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम था, तो एड्स में क्या? D था, लेकिन इसमें D नहीं है, फिर भी डिफिशियंसी बोलना है ना। तो क्या बोलना है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, HIV क्या करता है मालूम? प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला कर देता है। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, HCl पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, आमाशय से निकलने वाला एंजाइम कौन कौन सा मान लो? आमाशय से निकलने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि दूध में उपस्थित रहता है, केसिन प्रोटीन। और HCl क्या? जीवाणुओं को मारता है और रोकता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को मारता या तो क्या करता है? रोकता है। अच्छा, दूध, दही और मांसपेशी, जैसे दूध और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध दही में। और मांसपेशियों में जो थकान हो जाती है वो किसके कारण? तो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होता है। और टेनिन अम्ल जो कि कहाँ पाया जाता है?
तो टेनिन अम्ल जो है ये चाय में पाया जाता है। ठीक है, रही बात अमीनो एसिड से, तो ये क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, अमीनो एसिड है। ठीक है ना। प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन क्या 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है ना। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होगा मालूम। देखिए मेल में जो होता है वो 1450 ग्राम होता है। ठीक है, और फीमेल में है 1350 ग्राम है। अगर एवरेज अगर इसका निकालें तो होगा 1400 ग्राम। 1400 ग्राम के आसपास कौन सा है, तो सबसे नज़दीक है ये है आपका 1350 ग्राम, है ना। तो मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का हो गया, तो 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और औसत वजन हो गया कितना, 1400 ग्राम। अच्छा, मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो मानव हृदय का वजन होता है 250 से 350 ग्राम, है ना। 250 से 350 ग्राम मानव हृदय का वजन होता है। और किडनी का वजन कितना होता है, 115 से 170 ग्राम होता है किडनी का वजन। और यकृत का वजन कितना होता है, तो 1500 से 2000 ग्राम होता है यकृत का वजन। ठीक है, और मानव मस्तिष्क मुख्यतः क्या होता है, मानव मस्तिष्क मुख्यतः 3 भाग का होता है। ठीक है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क, जो पीछे का मस्तिष्क करते हैं। ठीक है, और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो प्रब मस्तिष्क ही है ना। अग्र मस्तिष्क जिसके कह रहे हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है प्रब मस्तिष्क। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये क्या है, मानव का मस्तिष्क, तो इससे रिलेटेड एक जाँच है ना जो पूछा जाता है। जैसे EEG का प्रयोग किसके जाँच में किया जाता है, तो EEG का प्रयोग है ना मस्तिष्क जांच में किया जाता है ना। जो क्या है, ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और एक है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG जो है वो हृदय की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ECG का, है ना, ECG का। तो क्या है ECG का, है ना, पर ECG का हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी हृदय की जांच के लिए, और EEG का प्रयोग हो गया मस्तिष्क के जांच के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं, तो कुनेन की छाल सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनकोना के पेड़ से कुनेन प्राप्त किया जाता है। और कुनेन औषधि किसके उपचार में काम आता है, तो मलेरिया के उपचार में काम आता है। टेक्सोल किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो टेक्सोल है जो है ये यब नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और टेक्सोल क्या है, कैंसर के उपचार में काम आता है टेक्सोल औषधि। ठीक है, जैसे कुनेन औषधि है ना जो कि सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, उसी प्रकार टेक्सोल जो है ये टेक्सोल जो है यब नामक पेड़ के छाल से निकाला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है। और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का पेड़ है। नेक्स्ट है हैजा का क्या कारण है, तो हैजा का कारण क्या है, जीवाणु है ना, जीवाणु से ही हैजा होता है। ठीक है, और हैजा को ही कोलरा कहा जाता है। और हैजा और कोलरा की खोज किसने किया था, तो हैजा और कोलरा यानी कि हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, है ना। हैजा क्या है, दूषित जल और भोजन से होता है। और जीवाणु से होने वाले कुछ रोग का यहाँ पर याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैजा जीवाणु के कारण हुआ, तो जीवाणु से होने वाले रोग कुछ प्रमुख यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जैसे कि जीवाणु से होने वाला रोग है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया हो गया, और डिप्थीरिया रोग हो गया। एक प्लेग रोग है ना, प्लेग रोग हो गया। एक सिफिलिस रोग हो गया, एक टिटनस रोग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक पहले समझिए जो कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो डिप्थीरिया है ना, प्लेग, सिफिलिस और टिटेनस। फिर एक काली खांसी है ना, काली खांसी, कुष्ठ रोग और टाइफाइड है ना, और टीबी है ना। देखिए फिर से एक बार समझिए, है ना, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, और आपका सिफिलिस और
है ना, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, और टो से हो गया आपका, टो से क्या होता है, टाइफाइड भी होता है और टीबी भी होता है। ये सब क्या जीवाणु से होता है ना। ये हो गया। और काली खांसी, फिर एक कुष्ठ रोग, है कुष्ठ रोग हो गया, और टाइफाइड, टीबी, और फिर होता है निमोनिया और हैजा। ठीक है, तो एक लाइन याद रखना है आपको, डीप सीटी का कुटनी है जी। ठीक है, कोई आपसे पूछ रहा है कि डीप सीटी का कुटनी है जी, डीप सीटी का कुटनी है जी। डीप से क्या हो गया, देखिए डीप से हो गया डिप्थीरिया और प्लेग। ठीक है, डिप्थीरिया और प्लेग हो गया। और सीटी से क्या हो गया, तो सिफिलिस और टिटेनस, सिफिलिस और टिटेनस हो गया। सीटी से हो गया सिफिलिस और टिटेनस। और का से हो गया आपकी काली खांसी। ठीक है, तो ये इसमें कितना हो गया आपको, 5 रोग हो गए यहीं पे हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, है ना, और सिफिलिस और टिटेनस और काली खांसी। फिर डीप सीटी का कुटनी है, कुटनी से हो गया क्या, तो कुष्ठ रोग, और टो से हो गया टाइफाइड, टीबी, और नी से हो गया निमोनिया, और है से हैजा, और जी से जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो याद रख लेना है, छोटा सा लाइन है, डीप सीटी का कुटनी है जी। कोई पूछ रहा है आपसे कि डीप सीटी का कुटनी है जी, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जीवाणु से होने वाला रोग है ना, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटेनस, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, टीबी और निमोनिया। ठीक है, याद रखना है। और हैजा। ठीक है, और हैजा की बात करें तो हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, और जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज किया ल्यूवेनहोक ने किया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने किया था, और विषाणु की खोज किसने किया था, इवानोव्स्की ने किया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यकृत के बारे में पीछे ही बताएं, फिर रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना फ़ायदेमंद होता है, उतना आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, यूरिया का निर्माण क्या है, विटामिन, यूरिया का निर्माण जो है वो कहाँ, यकृत में होता है। और विटामिन ए जो है कहाँ संग्रहित रहता है, तो विटामिन ए संग्रहित होता है कहाँ, यकृत में। और ग्लाइकोजेन जो है ये संग्रहित कहाँ रहता है, तो वो भी यकृत में रहता है। ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है यकृत में। और पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्ताशय से होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। और यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg। और यकृत में ही रोग होता है क्या, हेपेटाइटिस रोग, जिससे कि बोलते हैं जॉन्डिस भी कहा जाता है और पीलिया रोग भी कहा जाता है। और यकृत एक क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। और सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता जो होता है, सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता यकृत में होता है, सबसे कम मस्तिष्क में होता है। और लीवर को क्या है, यकृत कहा जाता है, और यकृत जिगर कहा जाता है। ठीक है, लीवर, यकृत और जिगर एक ही नाम है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, रही बात इंसुलिन का स्राव यहाँ से होता है ना, अग्नाशय से होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से। ठीक है, याद रखना है, यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। देखिए यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 ये सब निकाला गया था क्या, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। देखिए ये जो यूरो 1, 2, 3 ये सब क्या यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया था प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है, तो लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है लाइकेन है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और आज का क्वेश्चन है
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।